सच की धार, लोकतंत्र की आवाज। बंगाल में खेला हुआ महाराष्ट्र में कबड्डी चल रही है। कबड्डी 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 में जिस तरह एक खिलाड़ी दूसरे साइड जाकर पैर से या हाथ से ऐसा छू के किसी को वापस आ जाता है, उस तरह महाराष्ट्र की सरकार में भी एक प्रकार का कबड्डी का खेला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में अगर स्थापित हुई है तो उसका श्रेय बाला साहब ठाकरे जी को जाता है। बाला साहब ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ युति नहीं करते तो कभी बीजेपी सत्ता में नहीं आती, और हमेशा से ही बीजेपी की सीटें कम आती रही, तब भी बाला साहब ठाकरे उप मुख्यमंत्री या आधे से आधे मंत्रालय बीजेपी को हिस्सेदारी देते आए। अब बीजेपी की अपेक्षाएं बढ़ी, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जागृत हुई। बाला साहब जाने के बाद में शिवसेना थोड़ी सी कमजोर हुई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर की पार्टी रही है और शायद हमेशा रहेंगे। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं में तय हो गया कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेगा। बीजेपी और शिवसेना में तय हो गया कि भाई मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा और उप मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, क्योंकि उस समय कुछ सीटें उनकी ज्यादा आ गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री शिवसेना को बनाया नहीं। बाद में 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बदला, बीजेपी के मन में लालच आ गया और बाद में उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए और ना ही मुख्यमंत्री बनाए। 2.5 साल के बाद फिर चुनाव हुए, दरारें बढ़ गई। शिवसेना ने कहा कि अब हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। तब बीजेपी को लगा कि अब कैसा, अब देवेंद्र फडणवीस के डायलॉग पुनः येणार का मतलब ये होता है कि मैं फिर से और उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल को जगाया। अजीत पवार और उनकी कुछ टीम को लेकर सुबह 4 बजे रविवार को राज्यपाल भवन पहुंचे और सुबह सुबह उन्होंने शपथ ले ली। भले कायदे से बने हों, राज्यपाल के थ्रू बने हों, लेकिन दूसरा ना बन जाए डर से, चोरी से। सुबह 4 बजे शपथ होती है, लेकिन चोरी से डर के मारे उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बना दिया। शिवसेना को नहीं बनाना चाह रहे थे, जबकि उनके साथ में शिवसेना ने ईमानदारी से कई सालों तक साथ दिया और ऊपर तक पहुंचाने में शिवसेना का बहुत बड़ा श्रेय रहा, लेकिन अजीत दादा पवार को बना दिया। अजीत दादा पवार कबड्डी खेलने लगे और कुछ ही समय में, कुछ एक दिनों में उन्होंने बीजेपी की, देवेंद्र फडणवीस की पूरी टीम को छूकर वापस राका में आ गए। अब बीजेपी पूरी आउट। एक ही बार में फिर शिवसेना ने राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। उद्धव ठाकरे ने भी उस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए बहुत अच्छे काम किए। कोई तानाशाही नहीं की, किसी प्रकार का कोई किसी को, जनता को या किसी नेता को तकलीफ नहीं दी और कड़क निर्णय लेते हुए उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। कोरोना आया, कोरोना के समय में भी उनके जो निर्णय थे काफी अच्छे थे अन्य राज्यों के मुकाबले में, और उन्होंने हर वो प्रयास किया जो एक जनता के हित में करना चाहिए। फिर बीजेपी को तकलीफ हो गई कि उद्धव ठाकरे का तो नाम बढ़ रहा है, अगर ये ज्यादा नाम बढ़ गया तो फिर बीजेपी वापस
आती कि नहीं आती सत्ता में महाराष्ट्र में। तो इन्होंने फिर अंग्रेजों की चाल चली। फिर इन्होंने हुतू करके ऑटो ड्राइवर एकनाथ शिंदे को पकड़ लिया और कहा कि महाराष्ट्र के सत्ता के शिखर पर पहुंचा दो। सवारी बड़ी थी, पावरफुल थी, दाम अच्छा मिला, दाम के साथ नाम भी मिला। एकनाथ शिंदे ने अपने गुरु बाबा साहब ठाकरे के पुत्र को धोखा देकर, पार्टी के सिद्धांतों को धोखा देकर फिर बीजेपी को सत्ता के मंजिल पर पहुंचा दिया। अब बीजेपी के विधायक ज्यादा होने के बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र मान भी गए। जो भाजपा शिवसेना के समय में मुख्यमंत्री पद ही नहीं रखा, वो नेता, वो बीजेपी उप मुख्यमंत्री पद तैयार हो गई। अब कुछ ही दिनों पहले की चर्चा है कि अजीत पवार फिर हुतू करने आ गए। तो हुतू इसलिए करने आ गए क्योंकि ईडी की तलवार उनके ऊपर आ गई। 7,000 करोड़ का घोटाला। अच्छा, जो भी बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं सब घोटालेबाज, सब जनता को धोखा देने वाले लोग। छगन भुजबल हो जो जेल में थे, कोई समाज सेवा के लिए या अच्छे कामों के लिए जेल में नहीं थे, भ्रष्टाचार के नाम से जेल में गए थे। 2 साल जेल भी काटी, पुण्य का काम नहीं किया। आज ऐसे चोर लुटेरे लोग भाजपा में शामिल हैं और आज 2 उप मुख्यमंत्री पद हो गए। और यह भी संडे को ही कुछ हुआ। जिस तरह पुलिस किसी अपराधी को शनिवार को पकड़ती है ताकि रविवार छुट्टी मिल जाए तो सब उगलवा लें, उस तरह का काम देश में हो रहा है। और उसका मुख्य कारण यह है कि सब चोर चोर मौसेरे भाई। सबको पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं चोरी की, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की, और वो नस दबाकर ये सत्ता की लालसा में देश के साथ, राज्य के साथ, जनता के साथ धोखा करते जा रहे हैं। मैं देश की जनता से, राज्य की जनता से अपील करूंगा कि जो ऐसे नेता उड़ी मार के इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें और नए लोगों को सामने लाएं। देश की राजनीति का ठेका किसी पार्टी ने हमेशा के लिए नहीं लिया है, किसी संस्था ने हमेशा के लिए नहीं लिया है, किसी संगठन ने हमेशा के लिए नहीं लिया है, किसी व्यक्ति ने हमेशा के लिए नहीं लिया है। देश सबका है, इसलिए सभी देश के नागरिक देश में, देश की राजनीति में, देश की सत्ता में आ सकते हैं और आना चाहिए। इसलिए आप सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आप नए लोगों को सामने लाइए। गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। कौन सी पार्टी का है वो भी मतलब नहीं, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ बुरों के कारण देश में, पार्टी में, संगठन में खराबी आती है। मेरा ऐसा मानना है कि उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए और अगर नहीं मानते हैं तो उनको उस लाइन से अलग ही कर देना अच्छा होता है, क्योंकि कैंसर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने का काम करता है और पूरे शरीर को खराब करता है। इसीलिए डॉक्टर कैंसर चाहे हाथ में हो तो हाथ काटते हैं या पैर हो तो पैर काट देते हैं ताकि बाकी शरीर बचा रहे और आदमी जिंदा तो रहे। हमें भी अपने कैंसर रूपी राजनीतिक नेताओं को अलग करना चाहिए और देश में सुशासन, समाजवाद, मानववाद लाने के लिए, एक अच्छे देशभक्त नेता को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पार्टी अगर ज्यादा लोग आ गए किसी पार्टी के तो वो तानाशाह बन जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, भले ही काम धीरे हो चलेगा लेकिन देश में तानाशाह नहीं आएगा। इसलिए कोशिश ये करें
कि पार्टी से ज्यादा व्यक्ति पे, उसके विचारों पे, उसके कार्यों पे ध्यान दें, या छोटी छोटी पार्टियों को आगे बढ़ाएं ताकि देश में कोई तानाशाह ना बने, किसी की मोनोपल्ली ना चले। और अगर ऐसा होता है तो देश के लिए बहुत नुकसान होगा और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप स्वयं नागरिक होंगे। बस इतना ही।